हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल फैबुलस स्टडी पे। तो हम लोग रीड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले हैं। तो जो हम लोग का 25 अप्रैल को पेपर होने वाला है, उसकी शानदार तैयारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैंने साइंस के प्रीवियस ईयर के पेपर की वीडियोस अपलोड कर दी है और भी मैंने वीडियोस अपलोड कर रखी है जो आपके जीट एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो मेरा सबसे पहले है कि हम लोग सबसे पहले प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग जो चैप्टर हम लोग के सिलेबस में दे रखे हैं, जो हमारा सिलेबस राजस्थान बोर्ड की तरफ से दिया हुआ है, उस सिलेबस को हम लोग करेंगे, जिससे हम लोग को प्रीवियस ईयर से एक हेल्प मिल जाएगी, एक आइडिया लग जाएगा कि पेपर किस अकॉर्डिंग आता है। तो उसी अकॉर्डिंग हम लोग अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकेंगे। तो आज हम सबसे पहले 2017 का प्रीवियस ईयर का पेपर करेंगे। तो ये हमारी क्लास पहली होने वाली है, जिसमें मैं आपको सारे सोल्यूशन बताऊंगी। 2017, 15, 12, 11 4 पेपर हो चुके हैं। तो सभी को हम लोग एक एक करके पेपर को करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे। तो अप्रैल से पहले आपके सारा कंटेंट मैं ख़त्म कर दूंगी, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम के पेज पे भी जुड़ जाइए मेरे, जिसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर करिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करने वाले। जो भी आपको डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल हो सकती है क्या कहलाता है? ए लर्निंग डिसेबिलिटी दैट इन्वॉल्व्स डिफिकल्टी इन हैंड राइटिंग इज कॉल्ड। तो जो कि आपको पता है, सीटेट पे भी बार बार समझाया है कि क्या होता है। तो क्या कहलाता है? डिस्ग्राफिया। अगर लेखन संबंधी कोई हो प्रॉब्लम होती है तो डिस्ग्राफिया होगा। अगर पढ़ाई से रिलेटेड होगा तो डिसलेक्सिया होगा। और अगर गणितीय संबंधी होगी तो डिसकैलकुलिया होगी। ध्यान अभाव मतलब एडीएचडी होगी, जिसमें हम एक जगह अपना अटेंशन नहीं दे पाते। तो ये अगर प्रॉब्लम होगी तो एडीएचडी होगी। लेकिन इसमें पूछा गया लिखावट में कठिनाई, तो जो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? तो आपको बताना है कि योगात्मक मतलब समेटिव इवैल्यूएशन से कौन सा रिलेटेड है, ये बताना है। तो पहला है अध्यापक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया मिलनी चाहिए। तो निरंतर तो मिलनी चाहिए, लेकिन इसको तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना, ये की ऑप्शन गलत हो जाएगा। शिक्षा सामग्री के आणविक विश्लेषण पर केंद्रित होना मतलब एक सूक्ष्म शिक्षण देना, माइक्रो टीचिंग टाइप में, तो ये भी जो हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। शिक्षार्थी की उपलब्धि का लगातार व्यवस्थित आकलन करना, तो ये जो है पॉजिटिव आंसर है, जो हमारे लिए सतत आकलन के लिए बिल्कुल सही है। शिक्षार्थी की उपलब्धि का क्या करना है? लगातार व्यवस्थित आकलन करना है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। सत्र के अंत में विद्यार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन, जो कि गलत हो जाएगा। तो 2 का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बहुत अच्छी वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। और चैनल पर जो भी बच्चे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। हॉवर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं, ठीक है। उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि का श्रेणी कौन सी होती है, ये आपको बतानी है। तो हॉवर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत, जो मल्टीपल इंटेलिजेंस का था, उसमें उसने सबसे पहले 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी। फिर उसके बाद उसने जब उसका संशोधन किया था तो 9 प्रकार की बताई थी। तो उसमें क्या बताया है कि उसके द्वारा सुझाई गई बुद्धि का श्रेणी कौन सी होती है, जो बुद्धि या दिमाग के फ्रेम में होती है। तो ये कौन सी हो जाएगी? आंसर कीजिए। तो ये जो उसने बताई थी ये हो जाएगी विश्लेषणात्मक बुद्धि। तो जो इसका एनालिटिकल इंटेलिजेंस जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो ए ऑप्शन होगा। हम लोग ये कौन सा पेपर से 2017 का जो रीड का पेपर लेवल 1 मतलब ग्रेड 1 के लिए कर रहे हैं, ग्रेड 2 का भी पेपर करेंगे। तो जिससे आपको एक क्या हो जाएगा, आइडिया लग जाएगा कि आपका अकॉर्डिंग पेपर कैसा आता है। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। तो प्रिपरेशन बहुत शानदार होने वाली है, इसलिए चैनल से जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको जो भी वीडियो टाइम पे मिल सके। और मेरे टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी नोटिफिकेशन मैंने आपको बताया, मैं लिंक दे दूंगी नीचे, जिससे आपको वीडियो वहां पे प्रोवाइड हो सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हमारे देश में बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं। निम्न से पता लगाए 2 भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए कौन सा लाभ जो होगा वो सही होगा। आंसर बताना है आपको। अवधारणात्मक गठन में सुविधा, तो बिल्कुल ये भी होगी। संज्ञानात्मक लचीलेपन में भी सुविधा होगी, जी बिल्कुल। विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा होगी, तो ये भी होगा। तो जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगर देश के कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं तो उनकी कौन सी क्षमता होगी? तो ये तीनों क्षमताएं विकसित होंगी, सही लाभ होगा। नेक्स्ट बढ़ते
अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अ टीचर इन द क्लासरूम, क्या एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधि कर रहा है। जैसे न केवल यह प्रश्न पूछ रहा है कि क्या हुआ, बल्कि यह भी पूछ रहा है कैसे और क्यों हुआ। जबकि जो बा है उन्हें एक प्रश्न के विभिन्न उत्तरों तथा परख की तुलना करने में मदद करना जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। इन गतिविधियों को यह बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। तो कौन सी गतिविधि को बढ़ावा देने की कर रहा है। समानता, आलोचनात्मक सोच, अवधारणा मानचित्र मतलब कॉन्सेप्ट मेकिंग, या एकीकृत इंटीग्रेटिव थिंकिंग। तो क्या कर रहा है वो, सभी चीज़ों को एक साथ समावेश कर रहा है, मतलब एक से एक रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो ये कौन सी हो जाएगी, इंटीग्रेट थिंकिंग हो जाएगी, मतलब एकीकृत सोच हो जाएगी। तो मतलब वो मतलब क्या कर रहा है, पूछ भी रहा है, फिर कैसे और क्यों हुआ इसमें भी कर रहा है, फिर उसकी हेल्प भी कर रहा है। तो सभी चीज़ों को एकीकृत करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को क्या करती है, प्रेरित कर सकती है। तो कौन सा मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य इस तरह से प्रेरणा की व्याख्या करती है। तो ये आपको बताना है। जो 6 का आंसर करना है तो मैं आपको बताऊंगी कि मानवतावादी होंगे या व्यवहारवादी होंगे या संज्ञानात्मकवादी होंगे या सामाजिक होंगे। तो जिसमें सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजना या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित करती हैं, तो कौन से मनोवैज्ञानिक द्वारा। तो मानवतावादी तो होगा नहीं, संज्ञानात्मक भी नहीं होगा, तो व्यवहारवादी में भी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों उत्तेजनाएं होंगी। तो बी ऑप्शन जो भी होगा, जिन बच्चों ने भी बी ऑप्शन करेक्ट किया है तो सभी बच्चों का सही होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है समावेश शब्द, मतलब कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसमें समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को क्या करना चाहिए, नियमित कक्षा कक्ष में शिक्षित करना चाहिए। सर्वाधिक समय के लिए या पूरे समय के लिए, कुछ समय के लिए, किसी भी समय के लिए नहीं। तो क्या आंसर होगा बच्चों, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, क्या करना चाहिए, पूरी समय नियमित कक्षा कक्ष में शिक्षित करना चाहिए। मतलब सभी को एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए। ये हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का मोटिव है कि बच्चे को अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसको एक्स्ट्रा चीज़ दे के एक साथ शिक्षा दी जानी चाहिए। तो बी ऑप्शन 7 का जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक कक्षा कक्ष में क्या कर रहा है, शिक्षक कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए क्या कह रहा है, कह रहा है। तो यह उदाहरण किस चीज़ का हो सकता है, आगमनात्मक, निगमनात्मक, अवधारणा या परिकल्पना। तो ये किस चीज़ का हो जाएगा, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आगमनात्मक तर्क हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है मनोविश्लेषण का मानना है। तो मनोविश्लेषण की कौन थे, तो फ्रायड हो जाएंगे, याद रखिएगा। ये सिद्धांत किसने दिया था, फ्रायड महोदय ने दिया था। एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो जो है और इड पर आच्छादित रखता है, मतलब उस पर वो रखता है, मतलब उस पर इड मतलब क्या होता है, हमारी खुशियाँ, हमारा मतलब सुकून कहाँ है। तो यह कहलाता है, क्या कहलाता है, सुपर ईगो। तो नहीं हो जाएगा, आमो सिद्धांत भी नहीं होगा, द्वंद्व भी नहीं होगा। तो क्या इस पर प्रेशर कर रहा है, दबाव डाल रहा है। ईगो जो क्या है, इड पर आच्छादित रखता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दबाव मतलब रिप्रेशन हो जाएगा। ठीक है, अगला बढ़ते बच्चों। 10th क्वेश्चन है अंतर्मुखता और बहिर्मुखता जो व्यक्तित्व है इसका लक्षण किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। हैंस आइजेक के द्वारा, आरबी कैटल के द्वारा, गॉर्डन ऑलपोर्ट के द्वारा, कार्ल रॉजर्स के द्वारा। तो जो अंतर्मुखता और बहिर्मुखता व्यक्तित्व का जो लक्षण था वो दिया था कार्ल रॉजर्स ने द्वारा। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 10th का डी ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स बच्चे वीडियो को शेयर करते रहिएगा, चैनल पे नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण की प्रेरणा क्या है। तो आपको बताना है। तो ठीक है, पढ़ते एक ऑप्शन। छात्र आ जो है वो आगामी स्कूल वर्ष के बारे में भावुक है और अच्छा करना चाहता है। एंड बी में क्या है, छात्र बी सक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफ़ी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। तो ये लग रहा है। देन हम लोग और भी ऑप्शन पढ़ते हैं। छात्र सा वह क्या पूरा करना चाहता है, अपना ध्यान निर्देशित करने में इच्छा है। तो ये भी ऑप्शन पॉजिटिव में है। छात्र डी कड़ी मेहनत करता है, उसके शैक्षिक कार्य के बारे में सकारात्मक भावनाओं का क्या करता है, अनुभव करता है। तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा लग रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चा मोटिव है। तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। छात्र जो सक्रिय है, गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है और काफ़ी प्रयास के बाद क्या कहते हैं, बना रहता है और उच्चतम अंक प्राप्त करता है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा है बच्चा मोटिव दिखाई पड़ रहा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं।
यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा जो इंटरनल मोटिवेशन है वो क्या होगा? आंतरिक प्रेरणा तो एक शुरुआत होगी, एक शुरुआत तथा अंत होगी, अपने पास में एक अंत होगी या होगी। तो बाह्य प्रेरणा अंत है तो ये क्या हो जाएगी? आंतरिक प्रेरणा एक शुरुआत हो जाएगी, अब बिगनिंग। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। लिखा हुआ है एक व्यवस्थित विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ क्या करा? समायोजन प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है, तो क्या कहलाता है? तो समायोजन और वातावरण और समय तो क्या हो जाएगा? ये अधिगम कहलाएगा। सीधा सा आंसर है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों। वीडियो अच्छा लग रहा हो, कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार के अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है, तो यह क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? तो ये प्रतिकरण भी नहीं कहलाएगा, प्रतिगमन भी नहीं कहलाएगा, दमन भी नहीं क्या होगा, तो ये क्या? परमीकरण मतलब युक्तिकरण। जैसे कि अंगूर खट्टे हैं तो ये क्या हो जाएगा? युक्तिकरण हो जाएगा, तो इसे क्या कहेंगे? परमीकरण कहेंगे। तो बी ऑप्शन सभी बच्चों का राइट है। जिन्होंने भी बी ऑप्शन दिया है सभी बच्चों का सही है। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है, तो किस श्रेणी से यह पहलू संबंधित होगा? तो संगठनात्मक स्थापना है तो किसमें? सामाजिक कारक हो जाएगा। तो सीधा सा आंसर हो जाएगा 15 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्न स्थितियों में कौन सा समायोजन को बढ़ावा देती है? तो समायोजन को बढ़ावा देती है, ये बताना है आपको। तीव्र उत्सुकता, बीमारी का डर, अपराध का जुनूनी विचार, न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त। तो जो अति समायोजन को वही बढ़ावा देगी, तो डी ऑप्शन सही है, न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्त हो जाएगा। ठीक है, ये सब नहीं देंगी तो ये सब ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 16 का राइट ऑप्शन क्या है? डी ऑप्शन। लास्ट में मुझे जरूर बताइए आपके कितने सही हुए हैं। क्वेश्चन अगला है, एक शिक्षक के रूप में आपने अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा। इस कार्यभार में ब्लूम का वर्गीकरण कौन सा संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या कर रहा है? तो विश्लेषण, समझ, संप्रयोग या ज्ञान। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या करना चाह रहा है? तो मैं चाहती हूँ आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगली वीडियो में आपको इसका आंसर बताऊंगी। अगर आपने ब्लूम के पढ़े होंगे तो आप बहुत आसानी से आंसर कर सकेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको कल आंसर का रिप्लाई करूंगी, तो ज़रूर बताइएगा इसका कमेंट बॉक्स में। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट है, शिक्षक के तौर पर आपने एक उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्र की। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उपयुक्त सूची, परीक्षण और जांच सूची का उपयोग किया तो आकलन भी होगा, मूल्यांकन भी होगा और छात्र की बुद्धि और व्यक्तित्व के बारे में तो मापन भी हो जाएगा। तो जो उसकी यह प्रक्रिया कहलाएगी, तीनों होगी, तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, जो उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 18 का राइट ऑप्शन क्या किसके साथ जाएंगे? डी ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट है, आगे कौन सा प्रच्छेद ब्लूम के वर्गीकरण से नामित है? तो ब्लूम से एक क्वेश्चन जरूर आता है। देखिए अभी भी मैंने बताया, तो ब्लूम ने कितने दिए थे? संज्ञानात्मक भी दिया था, भावात्मक भी दिया था, क्रियात्मक भी दिया था। तो कौन सा नामित नहीं है? मनोप्रेरणा, साइकोमोटर नहीं हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन यही होगा, जो लिखा है कि जो नामित नहीं है। नहीं पे क्या होगा? मनोप्रेरणा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 ढांचे में मार्गदर्शन सिद्धांत नहीं है? तो एनसीईआरटी 2005 के अकॉर्डिंग कौन सा नहीं है? तो स्कूल में बाहरी जीवन को ज्ञान से जोड़ना, तो ये भी है। परीक्षा को अधिक लचीला और कक्षा जीवन में एकीकृत करना है, बिल्कुल कक्षा जीवन से एकीकृत करना है। अधिगम को रटना विधि का सुविधाजनक बनाना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल रोड लर्निंग को बिल्कुल प्रमोट नहीं करता है। पाठ्य पुस्तक केंद्रित रहने की बजाय बच्चों के समग्र विकास के लिए समृद्ध पाठ्यक्रम प्रदान करना, बिल्कुल ये भी सही है। तो जो नहीं है, ढांचे का सिद्धांत नहीं है, तो यही ऑप्शन जो हो जाएगा, अधिगम को रटना विधि को सुविधाजनक बनाना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि गलत पूछा गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 21 है, शुरू में बच्चा क्या करता है? अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को क्या करता है? पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा क्या उंगलियों, अंगूठों का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। तो इस प्रकार की प्रगति है वो क्या कहलाएगी? सेफेलोपोडल, प्रॉक्सिमोडल, व्यापक से विशिष्ट कार्रवाई प्रगति, अनियमित प्रगति। आंसर कीजिए बच्चों, क्या इसका राइट आंसर होगा? सभी बच्चे आंसर करिए कमेंट बॉक्स पे, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा?
तो जो सेफेलोपोडर भी नहीं होगी, और सेफेलोपोडर सिर से क्या होती है, सिर से पैर की तरफ होती है, तो ये भी नहीं होगी। प्रॉक्सिमेटा मतलब केंद्र से परिधि से बाहर की ओर होती है, ये भी नहीं होगी। व्यापक से विशिष्ट होगी, बिल्कुल। क्या करेगा बच्चा, सबसे पहले क्या करता है, पूरी हथेली का उपयोग करता है, फिर धीरे धीरे अपनी जो छोटी मतलब अंगुली अंगूठों का यूज़ करता है, तो ये क्या होगा, व्यापक से विशिष्ट कार्रवाई प्रगति हो जाएगी। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है, बच्चे जो हैं विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। तो विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ संबंधित है, तो एक एकीकृत और समग्र प्रकार से वो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, तो यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन 22 का जो हो जाएगा। ठीक है, ना डेवलप पार्शली होगी, ना डेवलप रैंडमली होगी, क्या होगी, एक एकीकृत और समग्र प्रकार से विकसित हो जाएगी। तो 22 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चा जो कि विशेषता जैसे मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न के बाद में उम्र में भी रहेगी, यह बयान जो है कि महत्व की ओर वो जोर देता है। तो सीधे प्रारंभिक अनुभव बिल्कुल नहीं, आनुवंशिकता पे भी नहीं, वातावरण, तो क्या होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो आनुवंशिकता तथा वातावरण दोनों पे हो जाएगा। तो 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते अगले क्वेश्चन। लिखा हुआ है, अधिगम में उपयोग और अनुप्रयोग के नियम को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो प्रभाव का नियम नहीं कहा जाएगा, प्रबलन का भी नहीं, श्रम का नियम मतलब एक्सरसाइज, जिसमें उपयोग और अनुप्रयोग का नियम आता है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयोग और अनुप्रयोग का नियम कहा जाता है, श्रम के नियम मतलब एक्सरसाइज, अभ्यास के नियम को भी कहते हैं। नेक्स्ट है, अगला है, पावलोव के प्रयोग में कुत्ता न केवल क्या करता है, मांस को प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने पर लाल टपकाता है, किंतु उससे पहले भी, अर्थात जब सीढ़ियों के नीचे आने वाले शिक्षक के कदमों की आवाज़ सुनता है, तो इस समृद्धि को क्या कहा जाता है, तो मतलब वो क्या किसी घंटी का काम कर रहा है ना शिक्षक, जो सीढ़ियों के नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज़ सुनता है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगी सी आर हो जाएगी, मतलब कंडीशनल रिफ्लेक्स हो जाएगा, अनुकूलित उत्तेजना हो जाएगी। तो 25 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ 26, अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होते हैं, यह सिद्धांत में प्रतिबिंबित होता है, तो किससे होता है, तो अनुभूति मतलब कॉग्निशन डेवलपमेंट दे रखा है, तो सीधे संज्ञानात्मक कौन हो जाएगा, ना कि थर्नडाइक है, ना टोलमैन है, ना कोलर है, तो क्या हो जाएगा, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने टॉपिक पढ़ा होगा तो आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे। तो बहुत आपको मैं बिल्कुल प्रॉपर पढ़ाऊंगी, तो आपको जो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 27 क्वेश्चन है, लिखा हुआ है, पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो पुराने और नए धारणाएं और अनुभव की भी संतुलन क्रिया जाना जाता है, क्या कहलाता है, तो समावेश क्या होता है, जब पुरानी चीज़ों में नई चीज़ डाल लेते हैं वो समावेश होता है। समायोजन क्या होता है, जब चीज़ों को क्या कहते हैं, कलेक्शन करते हैं फिर उसको करते हैं, तो समायोजन होता है। लेकिन जब उनमें संतुलन हो जाता है पुराने नए बीच में, तो क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन कहलाएगा। तो 27 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 28 क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सी बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है, तो निगेटिव वाला ऑप्शन आपको बताना है। पहला लिखा, आईक्यू स्कोर के आधार पर अनुचित रूढ़िवादियों छात्रों के बारे में नकारात्मक उम्मीदों से बचना, बिल्कुल ये जो का सही ऑप्शन है। लिखा, बुद्धि का व्यक्तिगत आकलन परीक्षक और छात्र के बीच संचित बातचीत है। क्षमता की मुख्य या एकमात्र विशेषताओं के रूप में आईक्यू परीक्षणों का उपयोग ना करना, या एक समग्र आईक्यू स्कोर की सार्थकता की व्याख्या में सावधान रहना, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो क्षमता की मुख्य या एकमात्र विशेषताओं के रूप में आईक्यू परीक्षणों का उपयोग ना करना, यही ऑप्शन जो हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिखा हुआ, एरिक्सन के अनुसार, लिखा हुआ है, बच्चों का मनोसामाजिक विकास जो 8 चरणों से होता है, तो मनोसामाजिक के जो एरिक्सन ने 8 चरण दे रखे थे, एक कक्षा 3 का छात्र 9 साल के आसपास है, विकास के किस चरण में मेल खाता है, तो पहला शर्मिंदगी बनाम संदेह के मुकाबले में, या फिर इंडस्ट्री वेरियस इन्फीरियरिटी मतलब परिश्रम बनाम से, या तीसरा ऑप्शन दे रखा है कि नेतृत्व बनाम अपराध से, या आतंकता बनाम अलगाव से, तो क्या हो जाएगा, तो जो 9 साल का बच्चा है वो किस में हो जाएगा, तो
परिश्रम बनाम हीनता हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगर कोई भी बच्चों अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो मुझसे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मैं आपको टेलीग्राम पेज में जुड़ जाइए, जिसमें भी आपको कोई भी हो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। कोई भी सोल्यूशन में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझसे वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। निम्न में से कौन सा कथन आदर्श संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है? नहीं पूछा गया है। ये एक मानकीकृत परीक्षण है, बिल्कुल। छात्र के स्कोर की तुलना इसके साथ तुलना करके की जाती है कि अन्य ने कैसा प्रदर्शन किया है, तो यही जो ऑप्शन हो जाएगा वो सत्य नहीं होगा। ठीक है, अगला भी पढ़ लेते हैं। कहा जाता है कि परीक्षण राष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित है, बिल्कुल। छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों से तुलना की जाती है। तो जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हम लोगों ने ये CDP जो 17 का जो ग्रेड 1 में पेपर हुआ था उसके सभी कर लिए। हम लोग ग्रेड 2 के भी पेपर करेंगे। हम लोग सभी चैप्टर को क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद अकॉर्डिंग हम लोग एक एक करके प्रिपरेशन करेंगे। तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। जो भी बच्चे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे टेलीग्राम पेज पर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पेज पे सभी बच्चे जुड़ जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।